सुलेखा जी सुबह सुबह पास के ही पार्क में टहलने के बाद घर आती हैं और हॉल में पड़ी हुई कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठ जाती है। डॉक्टर ने सुलेखा जी को सुबह शाम घूमने के लिए बोला है। सुलेखा जी के पैरों में बहुत सूजन रहती है और घुटनों में दर्द भी होता है, इसलिए वह सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और 5:30 से लेकर 7 बजे तक वह वॉक करती हैं। बहू बेटा दोनों ही अपने कमरे में सो रहे हैं और पोता भी सो रहा है, क्योंकि अभी उसकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, तो सभी थोड़े देर से ही सोकर उठते हैं। सुबह सुबह पोता जब स्कूल जाता था तो बहू नीलम भी जल्दी उठ जाती थी, तो मुझे भी जल्दी चाय नाश्ता मिल जाता था। लेकिन अभी तो वह सोकर ही 8:30 बजे उठती है। तब तक मुझे बहुत तेज़ भूख लगाती है, इसलिए सुलेखा जी धीरे धीरे चलकर रसोई में जाती हैं, अपने लिए कम शक्कर की 1 कप चाय बनाती हैं और फिर रसोई के डिब्बे में नमकीन और बिस्किट को ढूंढने लगती हैं। लेकिन उनको डब्बे में नमकीन बिस्किट दिखाई नहीं देता, सारा डब्बा खाली पड़े हुए हैं। वह खाली चाय पीकर ही तसल्ली कर लेती है और बहू के जागने का इंतजार करती है। बहू जागेगी तब खुद ही नाश्ता बनाकर देगी और चाय पीकर बाहर लगे पौधे में पानी देने लगती हैं। थोड़ी देर बाद बहू नीलम भी जाग जाती है। सुलेखा जी बहू से कहती हैं, बेटा रसोई में नमकीन बिस्किट ख़त्म हो गया है, आज मुझे खाली चाय पीनी पड़ी। खाली पेट चाय पीने से मेरे पेट में जलन होती है, कुछ नमकीन बिस्किट मंगवा देना। सुलेखा जी की बात सुनते ही नीलम गुस्से में बोली, अरे माँ जी, कल ही देवर जी का फ़ोन आया था, वह आपको गांव ले जाने के लिए आने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि 6 महीना आपको देवर और देवरानी जी रखते हैं और 6 महीना मैं रखती हूँ, तो आज आपको मेरे घर में रहते हुए 6 महीने पूरे हो गए। तो सोचा कि अब आपका खाना तो देवर देवरानी के इधर बनेगा, तो आपका खाना बनाकर क्यों उसको बर्बाद करना। और राशन का सामान भी ख़त्म हो गया है, तो घर में एक सदस्य कम होने की वजह से राशन भी कम ही मंगवाऊंगी। आपकी वजह से नमकीन बिस्किट बहुत सारे लगते हैं, क्योंकि बिना नमकीन बिस्किट के आप तो चाय पीती ही नहीं। बहू की बात सुनकर सुलेखा जी उस मुंह ताकते रह जाती हैं। और आप मुझे इस तरह क्यों घूर घूर कर देख रही हैं? पिताजी के जाने के बाद दोनों भाइयों ने आपस में आपके सामने ही यह फैसला किया था कि 6 महीने बड़ा बेटा आपको रखेगा, 6 महीना छोटा बेटा रखेगा, तो इसमें घूरने वाली क्या बात है? और इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? आपका मेरे घर में रहने का समय ख़त्म हो गया है। सुलेखा जी बहू से कहती हैं, अच्छा हुआ बेटा तुमने याद दिला दिया कि मेरा तुम्हारे घर में रहने का समय ख़त्म हो गया है, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन मैं एक बात बताना तुम्हें भूल गई हूँ, इसी शहर में मेरा दूर का भाई भी रहता है, उसके बेटे की शादी है, उसने मुझे शादी में बुलाया है। अब जब मैं इसी शहर में रह रही हूँ तो गांव से फिर शादी करने के लिए बार बार आना जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने छोटे बेटे को फ़ोन कर दिया था कि मैं हफ्ते भर बाद ही वहाँ आऊँगी, इधर से ही शादी विवाह में चली जाऊँगी। गांव से बार बार आना संभव नहीं हो पाता है। नीलम तमतमाती हुई कहती है, यह क्या बात हुई माँ जी? अरे आपको 6 महीना रखने की बात तो आपके सामने ही दोनों बेटों ने की थी, फिर आप 1 हफ्ते हमारे इधर ज़्यादा कैसे रुक सकती हैं? आपके खाने पीने का खर्च कौन चलाएगा, कौन करेगा? आपके नमकीन बिस्किट का खर्च, और अगर आप गांव चली जाएंगी और उधर शादी में आ जाएंगे तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? छोटे देवर के पास तो 4 पहिया गाड़ी भी है, वह लेकर आ जाएंगे आपको शादी में। सुलेखा जी बहू के तीखे वचने सुनकर अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ जाती हैं, मन ही मन दुखी हो जाती हैं और बराती हैं। क्या मैं कोई चीज़ समान हूँ कि 6 महीना इधर रहना, 6 महीना उधर रहना? अरे मैं इंसान हूँ और इन बहू बेटों ने मेरी कीमत एक चीज़ के समान जितनी कर दी है। मेरे अपने ही बेटे बहू को मैं 1 हफ्ते बर्दाश्त नहीं होती, 1 हफ्ता वह मुझे ज़्यादा नहीं रख सकता। जब मेरे दोनों बेटा छोटे छोटे थे तो कितने लाड प्यार से अपने बच्चे को रखती थी, अपने सीने से लगा कर रखती थी, खूब लाड प्यार करती थी। बच्चे बड़े होकर जब पढ़ने के लिए चले गए थे तो ऐसा लगता था जैसे दिल के दोनों टुकड़े दिल से अलग हो गए हों। गांव में किस तरह से मैं अकेले रहती थी अपने बच्चों के बिना, यह तो एक माँ ही का दिल जानता था। और जब कभी बच्चे छुट्टी लेकर घर आते तो मैं तो 4 दिन पहले से ही घर के काम धाम में ऐसे बिजी हो जाती कि पूछो ही मत। बच्चे की पसंद का खाना बनाती, बच्चे की पसंद की घर के सारे काम करती,
रात को 12 बजे तक हम बातें करते। उसके बाद बच्चे अगर कुछ खाने की फरमाइश करते तो मैं हंसते हंसते उनकी फरमाइश को पूरा करती थी। लेकिन आज उन्हीं दोनों बेटा ने अपनी बूढ़ी माँ का बंटवारा कर लिया है, उनके खाने पीने का बंटवारा कर लिया है, उनके रहने का बंटवारा कर लिया है, माँ की ममता का बंटवारा कर लिया है। और अगर एक हफ्ते में किसी बेटे और बहू के पास ज़्यादा रुक जाऊं तो उनको भारी पड़ने लगती हूँ, उन्हें अपनी बूढ़ी माँ बोझ लगने लगती है, उसके एक हफ्ते का खाना भी उन्हें भारी लगता है। यही सब सोचकर सुलेखा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पता नहीं कब उनकी आंखें लग जाती है। जब सोकर उठती हैं तो दोपहर के 1 बज गया है। सुबह की 1 कप चाय पिए हुए हैं, अब तो उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। लेकिन बहू ने सुबह उनसे जो कुछ भी कहा उसको याद करके उनकी भूख प्यास फिर से मर जाती है और वह अपने कमरे में बैठी बैठी सोचती हैं कि मैं अब रसोई में जाकर कुछ भी नहीं खाऊंगी। अगर बेटा बहू खाने को दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे भूखी ही रहूंगी। अब मैं अपने बेटे बहू से खाना नहीं मांगूंगी। सुलेखा जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने बहू बेटे के घर में नहीं किसी पराई के घर में रह रही हूँ। आज वह अपने आप को इतना असहाय और मजबूर समझ रही हैं जितना उन्होंने ज़िंदगी में अपने आप को कभी नहीं समझा था। अरे ऐसे नौबत तो कभी नहीं आई थी कि उन्हें खाने के लिए तरसना पड़े, और आज बुढ़ापे पर बेटे और बहू उनके खाने के लिए तरसा रहे हैं। एक एक दिन के हिसाब रखे हुए हैं। दोपहर को बेटा बहू सुलेखा जी के कमरे में आते हैं और कहते हैं हम दोनों पिक्चर देखने जा रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, शाम तक घूमकर आएंगे और खाना भी उधर ही खाकर आएंगे। रसोई में 2 केले रखे हुए हैं, उनको खा लेना। बेटा बहू को 2 केले की बात तो उन्हें ऐसी लग रही थी जैसे कोई उन्हें भीख दे रहा है, उन पर बहुत तरस दिखा रहा हो। 2 केले देने के साथ बहू बेटे ऐसे एहसान दिखा रहे हैं जैसे उन्होंने हमारे नाम ज़मीन जायदाद कर दी हो। सोचने लगती है इन 2 केलों के खाने से तो अच्छा है मुझे जहर की पुरियाँ मिल जाए, उसी को खाकर मैं मर जाऊं, पर 2 केले को नहीं खाऊंगी। बहू बेटे को जाने के बाद सुलेखा जी अपने छोटे बेटे को फ़ोन करती है और कहती हैं बेटा मुझे घर ले आओ, इधर मेरे 6 महीने पूरा हो गए हैं, अब मुझे रखने की बारी तुम्हारी है। छोटा बेटा कहता अरे 1 हफ्ते और रुक जाओ, उधर शादी निपटा कर ही आना, फिर मुझे इधर से तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा, फालतू का खर्चा हो जाएगा और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें लेकर इधर से उधर भागा दौड़ी करूं। नहीं बेटा, मेरा इधर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, अब तुम मुझे लेकर ही जाओ। ठीक है माँ, लेने आऊँगा, मैं शादी में वापस नहीं ले जाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बार बार शहर से गांव और गांव से शहर करता रहूं। सुलेखा जी शादी में ना जाने की बात पर तो राजी हो जाती हैं, पर एहसान में दिए बहू बेटे के 2 केला खाना मंजूर नहीं होता है। दूसरे दिन ही छोटा बेटा आकर सुलेखा जी को गांव ले जाता है। बड़ा बेटा बहू दोनों ही सुलेखा जी को जाने से खुश हो जाते हैं। सुलेखा जी जब गांव पहुंचती है तो छोटी बहू 2-4 दिन तो उनको अच्छे से रखती है। धीरे धीरे सुलेखा जी पर बात बात पर चिड़चिड़ाने लगती है। एक दिन छोटी बहू सुलेखा जी से कहती है माँ जी, आप घर में पूरा दिन बैठे बैठे चरपाई तोड़ती रहती हो और बस अपना वजन बढ़ाती रहती हो, घर के कुछ काम धाम भी देख लिया करो। बाहर टहलने से अच्छा है कि घर के कुछ काम करके अपना वजन कम कर लो। सुलेखा जी कहती हैं बहू, मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, ज़्यादा देर तक खड़े होकर मैं काम नहीं कर सकती हूँ और तुम तो रसोई में सारा दिन खड़े होकर ही काम करती हो, मुझसे नहीं बनता। ठीक है, खड़े होकर काम मत करना, कल से मैं सारे बर्तन आंगन में नल के पास रख दूँगी, बैठकर आराम से बर्तन साफ कर दिया करो, कुछ तो मेरी मदद होगी। बहू के आगे सुलेखा जी की एक न चलती है। बहू आंगन में बर्तन निकाल देती है और सुलेखा जी बर्तन को धो देती हैं, लेकिन अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से पक्के के फर्श पर गिर जाती हैं और कराहते हुए चिल्लाती हैं। तभी बेटा बहू दौड़ के आते हैं। बेटा कहता है माँ, आपसे किसने कहा था बर्तन धोने के लिए? अरे आपने कमरे में बैठो, घर में इधर से उधर टहलने की ज़रूरत नहीं है, अब गिर गई
बढ़ा दिया मेरा काम, साथ में खर्च भी बढ़ा दिए। और ज़ोर से हाथ पकड़कर बेटा सुलेखा जी को उठाकर चारपाई पर ध्यान से बैठा देता है। सुलेखा जी को अपने बेटे और बहू का व्यवहार बहुत ही खराब लगता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। अब तो सुलेखा जी ना तो ठीक से चल पा रही हैं और ना ठीक से अपने काम कर पा रही हैं। छोटी बहू को सुलेखा जी के सारे काम करने पड़ रहे हैं। पहले तो सुलेखा जी चलती फिरती थी तो रसोई से अपना खाना भी लेकर खा लेती थी, अपने कपड़े भी धो लेती थी, बाहर टहल भी आती थी। लेकिन अब तो वह कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। बहू को सुलेखा जी के सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन एक दिन वह सुलेखा जी पर चिल्ला पड़ती है। काम की न धाम की, 2.5 सेर अनाज की, घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ती रहती हैं। अरे इतनी ही सेवा करानी है तो भगवान के घर चली जाओ। पता नहीं कौन से काले कौआ खाकर आई हो जो अभी तक मेरे छाती पे बैठे बैठे मूंग दल रही हो। बहू की बातें सुनकर सुलेखा जी को ऐसा लगता है कि काश धरती फट जाए और वह अभी इसमें समा जाए। इतना अपमान तो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सहा था। उनको मरना मंजूर था, पर अपने बहू बेटों के द्वारा इतना अपमान सहना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुलेखा जी बहुत ही स्वाभिमानी महिला हैं। छोटे बेटे बहू के द्वारा दिए गए अपमान सहन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेटे बहू के द्वारा दिए गए अपमान से उनका मन छलनी छलनी हो गया है। छोटा बेटा थोड़ा तरस खाकर बड़े बेटे को फ़ोन करता है। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो आंगन में फिसलकर गिर गई है। तुम तो शहर में रहते हो, उनको शहर में ले जाओ, अच्छे डॉक्टर से दिखा दो, क्योंकि गांव में तो कोई ढंग का डॉक्टर भी नहीं होता। और जो भी खर्चा होगा उसमें आधा पैसा मैं दे दूंगा। और बड़ी मुश्किल से बड़ा बेटा माँ को शहर ले जाने के लिए राजी होता है। शहर में महीने भर तक इलाज चलने के बाद सुलेखा जी की सेहत में बहुत सुधार हो जाता है और वह ठीक से चलने फिरने लगती हैं, खुद को अच्छा भी महसूस कर रही हैं। लेकिन अब उनको अपनी बड़ी बहू छोटी बहू के घर में रहने को बिल्कुल भी दिल नहीं है। बड़ी बहू और छोटी बहू ने जिस तरह से छोटी छोटी बातों पर, खाने पीने के चीज़ों के लिए तरसाया है, उससे उनका मन निकल गया है। सुलेखा जी काफ़ी सोच विचार के बाद एक निर्णय लेती हैं। अपने कमरे में जाकर अपना बैग खोलती हैं और उसमें से एक पर्स निकालकर अपने सोने के कंगन निकालती है। कंगन को बाजार में ले जाकर बेच देती हैं, जिससे उनको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। 5 लाख की वह एफडी करा देती हैं, जिसके ब्याज के पैसे उनको मिलते हैं और कुछ पैसे वह अपने लिए बचा लेती हैं, जिनसे वह अपने लिए उसी शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेती हैं और अपने खाने पीने का कुछ सामान खरीद लाती हैं। घर में 2 दिन तक माँ नहीं दिखती तो दोनों बेटे उनको फ़ोन करते हैं। उनको लगता है कि माँ गांव चली गई है और छोटे बेटे को लगता है माँ शहर में ही है। लेकिन एक भी बेटे को पता ही नहीं है कि माँ किधर है। इसलिए दोनों उनको फ़ोन करता है कि आप कहाँ हो। वह कहती है, बेटा मैं इसी शहर में रह रही हूँ, एक अलग से कमरा ले लिया है और तुम दोनों मुझे खर्च के पैसे दे दिया करो। मैं तुम दोनों बेटों बहुओं में से किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम दोनों बेटे हर महीने 3-3 हज़ार रुपया मुझे खर्च के लिए देकर जाया करो। अगर तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तो फिर वकील के साथ मिलकर मैं तुम दोनों पर केस कर दूँगी, क्योंकि जो भी गांव की ज़मीन, घर और शहर का मकान है वह तुम दोनों ने नहीं बनवाया है, तुम्हारे पिताजी ने बनवाया है और उनके जाने के बाद उन सब पर मेरा ही हक है। लेकिन मैं उन पर हक भी नहीं जता रही हूँ। चुपचाप से उन सारी चीज़ों को छोड़कर अलग कमरा लेकर रहने लगी हूँ और तुम दोनों से मात्र 6,000 ही महीने की मांग रही हूँ। सुलेखा जी की बात सुनकर बेटे सकपका जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि माँ सच में वकील के साथ मिलकर गांव के ज़मीन, मकान सब कुछ उनसे ले ले। इसलिए वह चुपचाप 6,000 माँ के पास भेजने लगते हैं। सुलेखा जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 6,000 उनके एफडी से आ रहे हैं और 6,000 बेटों से आ रहे हैं। इसलिए एक लड़की भी अपनी सहायता के लिए रख लेती हैं, जिसको पैसा देती हैं और थोड़ा घर के काम भी करवा लेती हैं।
सुलेखा जी पूरी आत्मनिर्भरता के साथ अपने हिसाब से रह रही हैं, अपने हिसाब से खा रही हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं और ना ही उन्हें यह चिंता है कि 6 महीने के बाद अगर एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो मैं भूखा रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा और किस टाइप की कहानी सुनना पसंद करेंगे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।